Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, व्यक्तित्व का टेस्ट नंबर 2 है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं। मित्रों, ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें प्रश्न नंबर 13 से लेकर 20 तक इतने शानदार क्वेश्चन हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो या तो पूरा देखना या फिर इन 13 से 20 लेकर के क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? कार्ल जुंग ने, फ्रायड ने, एरिक्सन ने और मैस्लो ने। तो मित्रों, पढ़ा चुका हूँ, एक एक चीज़ याद होना चाहिए सभी को। बताइए राइट आंसर। व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मित्रों, राइट आंसर है कार्ल जुंग के द्वारा व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने शुरू में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। फिर इनके 2 शिष्य थे, नामेन और याकोर। इन्होंने उभयमुखी व्यक्तित्व भी इनके प्रकार में जोड़ दिया था। तो इस प्रकार मित्रों, इसका प्रथम विकल्प सही है। यही व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है। साथियों, कार्ल जुंग को कार्ल युंग भी कहा जाता है, कार्ल जुंग को कार्ल यंग भी कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के नाम है, ये अलग अलग नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताएं? फ्रायड, एडगर डेल, कार्ल युंग, हेंस आइंजैक। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। मित्रों, राइट आंसर है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार कार्ल जुंग के द्वारा बताए गए हैं। मित्रों, आपने अगर ये जो क्लास है वो नहीं ली है, फिर भी आप अगर ये टेस्ट करते हो तो आपकी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाती है। और जिसने क्लास ले रखी है साइकोलॉजी की, उसके तो मान लो जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प सही है साथियों, इसका कार्ल जुंग के द्वारा ही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सर्वाधिक व्यक्तित्व किस प्रकार का पाया जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सभी। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि जो समाज में सर्वाधिक लोग किस व्यक्तित्व के होते हैं? मित्रों, राइट आंसर है उभयमुखी। ठीक है, समाज में सर्वाधिक व्यक्तित्व किस प्रकार के होते हैं? उभयमुखी व्यक्तित्व ज़्यादा होते हैं। उभयमुखी का मतलब क्या होता है? जिनमें अंतर्मुखी के भी गुण पाए जाते हैं और जिनमें बहिर्मुखी के भी गुण पाए जाते हैं, उनको ही कहा जाता है उभयमुखी। तीसरा विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। साथियों, चौथा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जो 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सी विशेषता अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिनका होता है उनकी नहीं है। पहला है विचारों को अभिव्यक्त करने में बाधा, दूसरा है सामूहिक गुणों का अभाव, तीसरा है आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, एकांत प्रिय, और चौथा है यथार्थवादी, व्यवहारिक, आशावादी और वाचाल। तो इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है? साथियों, इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प। देखिए, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिनका होता है उनको विचारों को अभिव्यक्त करने में भी बाधा होती है, उनमें सामूहिक गुणों का अभाव भी होता है, वो आदर्शवादी होते हैं, वो सिद्धांतवादी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन वो वाचाल नहीं होते हैं, आशावादी नहीं होते हैं, व्यवहारिक नहीं होते हैं और यथार्थवादी नहीं होते हैं। ये गुण किसके हैं? ये गुण बहिर्मुखी के हैं। तो मित्रों, यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल जुंग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने और जीन पियाजे ने। तो राइट आंसर बताइए कि मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? साथियों, राइट आंसर है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड ने यह सिद्धांत दिया है। कार्ल जुंग ने तो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, एरिक्सन यहाँ पे है ही नहीं, जीन पियाजे भी यहाँ पे नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन है आपको विकल्प गलत कराने के लिए। मित्रों, राइट आंसर कौन सा है? तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न है, फ्रायड ने हिमसेल पर प्रयोग करके, हिमसेल को हिमखंड भी आप कह सकते हो, ठीक है,
हिमशैल कह दो या हिमखंड कह दो, बात एक ही है। मन के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें कौन सा मन व्यक्तित्व का बाहरी रूप होता है? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन और सभी। तो राइट आंसर बताइए इसका। मित्रों राइट आंसर है चेतन मन। देखिए सिगमंड फ्रायड ने हिमशैल पर प्रयोग किया था और हिमशैल पर प्रयोग करके मन के 3 प्रकार बताए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इसमें जो बाहरी भाग होता है वो तो चेतन मन होता है, और जो कभी पानी के अंदर डूब जाता है, कभी बाहर आ जाता है, वो अर्धचेतन होता है, और जो सदैव पानी में डूबकर तैरता रहता है वो अचेतन मन से उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर बाहरी रूप की कह रहे हैं तो फिर चेतन मन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, फ्रायड ने कौन से मन की तुलना बर्फ के उस भाग से की है जो जल में पूर्ण रूप से बाहर तैरता है? अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन और कोई नहीं। साथियों राइट आंसर है फ्रायड ने चेतन मन की तुलना बर्फ के उस भाग से की है जो जल में पूर्ण रूप से बाहर तैरता है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। चेतन मन की तुलना बाहरी, जो हमेशा जल में बाहरी रूप से तैरता रहता है, उससे किए है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, हम किसी बात को बोलते बोलते कभी भूल जाते हैं तो कभी वो बात याद आ जाती है, ऐसा कौन से मन के कारण होता है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका राइट आंसर है सबकॉन्शियस माइंड। देखो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो होता है अर्धचेतन। क्या कहा जाता है उसको? अर्धचेतन कहा जाता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको कहा जाता है चेतन मन, और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसको कहा जाता है अचेतन मन। तो मित्रों आप कई बार क्या होता है कि कोई बात होती है जिसको बोलते बोलते कभी भूल जाते हो तो कभी याद आ जाती है, तो वो अर्धचेतन या सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। और जो बात आपको हमेशा याद रहती है वो होती है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन। और जो बात आपको याद नहीं रहती है उसको आप कहाँ ले जाते हो? अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन में। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, मनुष्य सर्वाधिक किस मन में रहना पसंद करता है? अर्धचेतन मन में, चेतन मन में, अचेतन मन में और उपयुक्त सभी में। तो सर्वाधिक उसकी पसंद का मन कौन सा है? मित्रों इसका राइट आंसर है अचेतन मन में मनुष्य सर्वाधिक रहना पसंद करता है, क्योंकि अचेतन मन का कुल भाग तो होता है 9/10, लेकिन ये सबसे निष्क्रिय भाग होता है। यहाँ पर ऊर्जा का व्यय बहुत कम होता है, इसलिए उसका जो मन है उसको यूँ सोचता है वो कि यार हमेशा मैं अचेतन मन में रही हूँ। यहाँ पे मनुष्य में जो बुरी इच्छा है वो अचेतन मन में ही जन्म लेती है और उसको इन इच्छाओं से खुशी भी मिलती है, इसलिए उसको तीसरे अचेतन मन में रहना पसंद करता है वो। तीसरा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्न में से सुखवादी सिद्धांत किसे कहा गया है? इदम को, अहम को, परम अहम को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुखवादी सिद्धांत अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा रखा है ये भी। साथियों राइट आंसर है सुखवादी सिद्धांत इदम को कहा गया है। किसको कहा गया है? इदम को ही सुखवादी सिद्धांत नाम दिया गया है, क्योंकि मनुष्य इसमें रहना पसंद करता है और इसमें रहकर मनुष्य को सुख मिलता है। काम वासना संबंधी इच्छा यहाँ जन्म लेती है, इदम व्यक्तित्व उसका होता है। तो प्रथम विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, अचेतन मन का संबंध किससे है? इदम से, परम अहम से या चेतन मन से? तो अचेतन मन का संबंध आपको बताना है। मित्रों अचेतन मन का संबंध इदम से, ये इसको इड भी कहा जाता है। इड या इदम से अचेतन मन का संबंध होता है। प्रथम विकल्प इसका सही है। आप कमेंट में जरूर कमेंट करके जाना जितने प्रश्न आपके सही होते हैं। एसएसटी का टेस्ट अपलोड कर दिया है। संस्कृत शिक्षण की विधियां आज पूरी हो चुकी है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि में आपको सामाजिक या पर्यावरण में पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12वां प्रश्न है साथियों, थोड़ा टिपिकल प्रश्न लग सकता है, लेकिन देखिए प्रश्न को, सही सुमेलित नहीं है। अब ये प्रश्न थोड़ा लॉजिकल हो सकता है, तो सही सुमेलित नहीं है। अचेतन मन का स्वामी इदम, दमित इच्छाओं का भंडार गृह इदम, व्यक्तित्व का सबसे संतुलित प्रकार परम अहम,
पशुवत व्यक्तित्व इदम। तो अब आपको विकल्प देखना है कि विकल्प केवल पहला विकल्प सही है, केवल पहला और तीसरा विकल्प सही है, केवल दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, और केवल तीसरा और चौथा विकल्प सही है। तो इसमें आप टाइम ले सकते हो, आपको कौन से विकल्प सही लग रहे हैं। मित्रों, इसका तीसरा विकल्प सही है, केवल 2 और 3 गलत है, और पहला और चौथा सही है। तो यहाँ पर पहला और चौथा सही है, तो ऐसा किसी भी विकल्प में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही होगा। कैसे, देखिए कि जो अचेतन मन का स्वामी है, अचेतन मन का स्वामी, वो जो इदम होता है, बिल्कुल सही बात है। दमित इच्छाओं का भंडार गृह, तो दमित इच्छाओं का भंडार गृह इदम नहीं होता है, दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है अचेतन मन। तो इस प्रकार ये दूसरा विकल्प गलत हो गया। व्यक्तित्व का सबसे संतुलित प्रकार है, तो व्यक्तित्व का सबसे संतुलित प्रकार परम अहम नहीं है, अहम होता है व्यक्तित्व का सबसे संतुलित प्रकार। तो ये विकल्प भी गलत हो गया। पशुवत व्यक्तित्व इदम को कहते हैं। अब ये विकल्प सही हो गया, मतलब पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प गलत है, तीसरा विकल्प गलत है, चौथा विकल्प सही है। तो अब आपको देखना है केवल एक सही, तो यहाँ पे केवल एक तो सही नहीं है, चौथा भी है सही, तो आपको ये सही नहीं करना है। दूसरा है केवल 1 व 3 सही, तो एक तो सही है लेकिन 3 सही नहीं है, तो फिर ये भी आपको गलत करना है। फिर तीसरा है केवल 2 और 3 गलत, तो मित्रों 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, मतलब ये सही बात है। और केवल 3 4 सही, तो 4 तो सही है लेकिन 3 सही नहीं है, तो मतलब ये भी गलत करना है आपको। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा मित्रों, इसीलिए इनमें थोड़ा समझना है आपको। प्रश्न नंबर 13 देखना है। 13वां प्रश्न है, देवीय सिद्धांत या देवीय व्यक्तित्व किसे कहा जाता है? अचेतन मन को, इदम को, अहम को या परम अहम को? तो देवीय सिद्धांत या देवीय व्यक्तित्व किसे कहेंगे? राइट आंसर बताइए साथियों। राइट आंसर है परम अहम को देवीय सिद्धांत या देवीय व्यक्तित्व कहा जाता है। चौथा विकल्प सही है। जो सुपर ईगो कहलाता है उसको ही परम अहम के नाम से भी कहा जाएगा। चौथा विकल्प मित्रों यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है? तो 100% आप इसको गलत करने वाले हो। इदम, अहम, परम अहम या उपयुक्त सभी? तो मित्रों आपको ये बताना है कि सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है उनके अनुसार व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार है इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? मित्रों इसका राइट आंसर आता है इदम या इड। आपने लगाया होगा अहम को या परम अहम को, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने बताया है, मैंने इसको सिद्धांत में नहीं बताया था आपको, इसलिए इसको टेस्ट में दे दिया कि सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि व्यक्तित्व का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है वो इदम है, या फिर इसको इड भी कह सकते हो, या फिर आपको पशुवत व्यक्तित्व भी आप इसको कह सकते हो, या फिर आप इसको सुखवादी सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो। तो मित्रों इदम को या इड को या पशुवत व्यक्तित्व को या सुखवादी सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताया है। क्यों बताया है? देखिए, क्योंकि जो पशुवत व्यक्तित्व है यहीं पर इच्छाओं का जन्म होता है, और अगर इच्छाओं का जन्म ही नहीं होगा तो फिर मनुष्य नहीं रहेगा, वो तो देवता बन जाएगा। इसलिए व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार इदम को या इड को सिगमंड फ्रायड ने माना है। यही एग्जाम में राइट माना जाएगा। अगर आपको किसी भी बुक में या कोई और आपको ये बताता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार अहम या परम अहम है तो वो बिल्कुल गलत है, 100% वो चीज़ गलत है। हाँ, अगर प्रश्न चेंज होकर आता है कि सबसे संतुलित प्रकार कौन सा है, तो संतुलित तो अहम रहेगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछे तो फिर इदम या इड ही रहेगा। ये 100% सही है, चाहे आप इसको मानो या मत मानो। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है साथियों, इदम या परम अहम की अधिकता या न्यूनता से स्थिति उत्पन्न होती है? अंतर्द्वंद की, समायोजन की, असंतुलन की या अधिगम की? मतलब अगर इदम की अधिकता हो जाती है या न्यूनता हो जाती है, या परम अहम की अधिकता हो जाती है या न्यूनता हो जाती है, तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है?
मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यूँ मान के चलिए कि ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। साथियों इस चीज़ को नोट करके लिख लो अच्छी तरह से कि इदम या परमहम की अधिकता या न्यूनता दोनों में से कुछ भी हो जाए तो वहाँ पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैसी स्थिति? असंतुलन की। इसलिए इदम की भी अधिकता या न्यूनता नहीं होना चाहिए और परमहम की भी अधिकता या न्यूनता नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे। अहम की अधिकता अथवा न्यूनता से स्थिति उत्पन्न होती है। देखो पहले तो इदम और परमहम की अधिकता या न्यूनता हो रही थी और इस प्रश्न में अहम की अधिकता या न्यूनता हो रही है, तो इससे अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न होगी, समायोजन की, असंतुलन की या अधिगम की स्थिति उत्पन्न होगी। विकल्प चारों सेम ही हैं पहले वाले प्रश्न में और इसमें भी। मित्रों इसका राइट आंसर है यदि व्यक्ति में अहम या ईगो की अधिकता हो जाए या न्यूनता आ जाए तो उससे अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न यहाँ पे हो जाती है। प्रथम विकल्प यहाँ पे सही है। अब यूँ मत सोचना कि यार यहाँ पे ये जो सर बता रहे हैं ये गलत है। ये किसी भी कंडीशन में एग्जाम में गलत नहीं हो सकते जो आपको बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। हाँ, अगर आप इनके अलावा गलत दूसरा ऑप्शन चूज करते हो खुद का दिमाग लगा के तो वो जरूर गलत होंगे, फिर कहेंगे कि यार ये कैसे गलत हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। फ्रेचनर ने, क्रेचमर ने, शेल्डन ने और सभी ने। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं। मित्रों राइट आंसर है फ्रेचनर के द्वारा भी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, क्रेचमर ने भी बताए, शेल्डन ने भी बताए। मतलब यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। मैंने आपको साइकोलॉजी की क्लास नंबर जो 62 ली है उसमें ये इन तीनों का वर्गीकरण अच्छी तरह से प्रस्तुत किया था। तो यहाँ मित्रों चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है सुमेलित का चयन कीजिए। एंडोमॉर्फिक बिस्रोटोनिया होता है, मिजोमॉर्फिक सोमेटोटोनिया होता है, एक्टोमॉर्फिक सेरिब्रोटोनिया होता है और आयताकार डाइप्लास्टिक होता है। तो इसमें केवल पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सही है। इसमें है दूसरा विकल्प में दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तीसरा है पहला, तीसरा, चौथा सही है और चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सारे विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। मित्रों इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। यहाँ पे एंडोमॉर्फिक ही बिस्रोटोनिया होता है, मिजोमॉर्फिक ही सोमेटोटोनिया होता है और एक्टोमॉर्फिक ही सेरिब्रोटोनिया होता है और आयताकार ही डाइप्लास्टिक कहलाता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और ये चारों सही चौथे विकल्प में दिए गए हैं। तो मित्रों इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है शेल्डन का वर्गीकरण है गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, आयताकार, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डाइप्लास्टिक, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और उपयुक्त सभी। मित्रों शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण यहाँ पर 3 भागों में किया है, वो है एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इसलिए इसका प्रश्न नंबर 19 का तीसरा विकल्प सही है। और आज का साथियों 20वां और अंतिम प्रश्न है सही कथन कौन सा है। नाटे, मिलनसार, भोजनप्रिय, चर्बी युक्त ही बिस्रोटोनिया है। मजबूत शरीर, चौड़ा सीना, मजबूत शरीर, चौड़ा सीना। खिलाड़ी, आशावादी ही लंबकाय है। लंबे, कमजोर, दुर्बल, निराशावादी ही पिकनिक है। सोमेटोटोनिया ही सुडोलकाय है। अब आपके सामने ये 4 तो बिंदु थे। अब इनमें से पहला विकल्प है सभी कथन सत्य है, सभी कथन असत्य है, केवल 2-3 ही असत्य है, केवल 2-4 ही सत्य है। तो मित्रों आपको ये देखना है, पहले इन कथनों को देखिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो मित्रों मैं यहाँ पे विश्लेषण करता हूँ कि पहला विकल्प है नाट्य, मिलनसार, भोजनप्रिय, चर्बी युक्त ही बिस्रोटोनिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। दूसरा है मजबूत शरीर, चौड़ा सीना, खिलाड़ी, आशावादी ही लंबकाय है।
तो मित्रों इसे लंबकाय नहीं कहा जाता, इसको सुडोलकाय कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कथन असत्य है। तीसरा है लंबे, कमज़ोर, दुर्बल, निराशावादी ही पिकनिक है। तो मित्रों लंबे, कमज़ोर, दुर्बल और निराशावादी को पिकनिक नहीं कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प भी गलत है। और चौथा है सोमेटोटोनिया ही सुडोलकाय है। तो मित्रों ये बिल्कुल सही है कि सोमेटोटोनिया को ही सुडोलकाय कहा जाता है। तो ये कथन भी सत्य है। मतलब आपके प्रथम और चौथा विकल्प तो सत्य है और दूसरा और तीसरा विकल्प गलत है। तो अब आपको विकल्प देखना है। सभी सत्य है तो ये तो आपका सही आंसर नहीं रहेगा, सभी असत्य है ये भी आपका सही आंसर नहीं रहेगा, केवल 2 और 3 असत्य है तो 2 और 3 असत्य है और पहला चौथा सत्य है, मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। और केवल 2, 4 ही सत्य है तो 2 तो असत्य है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इस प्रकार आपका मित्रों यहाँ पे तीसरा विकल्प ही सही रहेगा, केवल 2 और 3 ही असत्य है, क्योंकि 2 और 3 ही यहाँ पर असत्य है। ये बिल्कुल सही बात है और यहाँ पे सही बात ही पूछी जा रही है और यहाँ बिल्कुल सत्य कथन ये लिखा हुआ है कि 2 और 3 कथन असत्य है, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प ही सही रहेगा। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा टेस्ट? साइकोलॉजी का एक और टेस्ट आने वाला है जो संपूर्ण सिलेबस का आपका रहेगा, तो वो टेस्ट आपको 11 या 12 बजे के लगभग मिल जाएगा। उस टेस्ट को जरूर देखना, वहाँ पर भी आपको बहुत ही टिपिकल प्रश्न मिलने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।